तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ई टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर का यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 3 यूनिट ऑलरेडी कर लिए हैं। आप उन यूनिट्स को जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके सभी लिंक दे दूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप लोगों को रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल ई टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो 4th यूनिट में जो सिलेबस इस प्रकार से दिया गया है, पहला है कि हमने पढ़ना है अब्राहम मैस्लो के बारे में, उसका लाइफ स्केच पढ़ना है और उसकी एक थ्योरी है द नीड ऑफ हायरार्की, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, इसको पढ़ना है हमने। उसके बाद हमने पढ़ना है फ्रेडरिक हर्जबर्ग की ब्रीफ लाइफ स्केच। उसके बाद इनकी थ्योरी है 2 फैक्टर और हाइजीन, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी बोलते हैं जिसको, ये पढ़नी है। उसके बाद इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा जॉब एनरिचमेंट। तो आगे बढ़ते हैं अब्राहम मैस्लो की ब्रीफ लाइफ स्केच की ओर। तो अब्राहम मैस्लो का ब्रीफ लाइफ स्केच इस प्रकार से है। इनका नाम पूरा नाम अब्राहम मैस्लो है और इनका जन्म 1 अप्रैल 1908 में हुआ है ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में। और वो एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। तो इनका जो पालन पोषण हुआ वो एक ऐसे प्रकार में परिवार में हुआ जहाँ पे 7 बच्चे थे, जो कि एक ज्यूइश फैमिली थी जो कि माइग्रेट हुई थी रशिया से। ठीक है, तो मैस्लो जो अपने लाइफ के बारे में बताते हैं कि उनका जो अर्ली चाइल्डहुड था वो अनहैप्पी और अलोन था और लोनली बोल सकते हैं। और इसलिए उन्होंने अपना जो अधिकतम समय है वो लाइब्रेरी में बताया, बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हुए। तो इनकी स्टडीज की बात करें तो इन्होंने बीए जो की है 1930 में की है और एमए 1931 में। फिर उसके बाद उन्होंने पीएचडी की है 1934 में साइकोलॉजी में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में। ठीक है, तो इनका जो कॉलेज था, वो जो कॉलेज की स्टडी की उन्होंने सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से की है। फिर उसके बाद इनका इंटरेस्ट साइकोलॉजी की ओर बढ़ जाता है, तो उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में चले जाते हैं, जहाँ पे उनके जो मेंटर हैं, जो या सुपरवाइजर बोल सकते हैं या गुरु बोल सकते हैं, वो है हैरी मैस्लो थे। और उन्हीं के अंदर उन्होंने अपनी पीएचडी या डॉक्टरशिप भी की। तो जब उन्होंने अपना अध्ययन या स्टडी पूरी कर ली तो उन्होंने एज ए टीचिंग ज्वाइन की ब्रुकलिन कॉलेज 1937 में, और काफ़ी समय तक वहाँ पर एज ए फैकल्टी काम करते रहे, बोल सकते हैं कि 1951 तक। और इस पूरे समय में, इस पूरे जो इनकी जो टीचिंग काल था, उन्होंने ज़्यादातर ज़्यादा स्टडीज़ की और ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड हुए वो हुए गस्टल साइकोलॉजिस्ट मैक्स वर्थहीमर से और एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे एक रुथ बेंटिक से। उसके बाद 1950 की बात करें तो मैस्लो जो है एक बहुत बड़ा उनका नाम हो चुका था, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा काम किया कि किस प्रकार से ड्राइविंग फोर्स या किस प्रकार से ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप ह्यूमन को, किसी इंसान को मोटिवेट कर सकते हो, उसको प्रेरणा भर सकते हो। तो इन्होंने जिस थ्योरी का नाम दिया या जिस कॉन्सेप्ट का नाम दिया उनको बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी भी बोलते हैं। और इस ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में इन्होंने जो ज़्यादातर पढ़ाई की और जो कॉन्सेप्ट दी थी कि किस प्रकार जो हायरार्की ऑफ नीड्स होती है, उन्होंने बोला कि ज़रूरतों की एक पदानुक्रम होता है, एक स्टेप्स होते हैं, और उन ज़रूरतों के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से इंसान आगे के लिए मोटिवेट होता रहता है। फिर इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की उन्होंने, पीक एक्सपीरियंस की बात की, और उन्हें बताया कि किस प्रकार से ये सारी चीज़ें एक फंडामेंटल लिस्ट जैसी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो किसी इंसान को मोटिवेट करने के लिए। अब हम इनकी पब्लिकेशंस की बात करते हैं। तो इनकी पब्लिकेशंस में जो बुक्स मैंने लिखी यहाँ पे, यह है मोटिवेशन और पर्सनैलिटी, जो कि 1954 में आई थी। इनको मैं हिंदी में नहीं लिखा है, आपने इनको इंग्लिश में ही याद रखना, और चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं इनको, लेकिन ट्रांसलेट नहीं करना है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ साइंस, एंड द लास्ट इज टुवर्ड्स साइकोलॉजी ऑफ बीइंग। तो बुक्स का नाम और डेट जरूर याद रखना है, क्योंकि आपको ये आगे एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं इनकी मेन थ्योरी की ओर, जिसका नाम है द नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, कि किस प्रकार से एक मोटिवेशन, प्रेरणा की एक पदानुक्रम है, एक स्टेप्स है, एक लैडर है, और उसी हिसाब से, उसी लैडर के हिसाब से इंसान को आप मोटिवेट कर सकते हो। आपने चार्ट को अच्छे से समझना है। जब आप चार्ट को समझोगे तो
पूरी जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा और आप कुछ भी इस पे लिख सकते हैं। तो पेपर में आपको जब पूछा जाएगा तो पहले आपको थोड़ा-सा थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में लिखने के बाद थोड़ा-सा एब्राहम मास्लो के बारे में लिखने के बाद अगर आपको पूछा जाता है तो आपने पहले एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम ज़रूर बनाना है, डायग्राम जब आप बनाते हो तो आप एग्ज़ामिनर है, जो आपका इवैल्यूएटर है पेपर का, वो समझ जाएगा कि आपको चीज़ों के बारे में पता है और आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। तो इन्होंने बोला कि कोई भी इंसान मोटिवेट क्यों होता है? आगे एक स्टेप के बाद एक दूसरे स्टेप को पकड़ता है और सबसे पहला स्टेप कौन-सा होगा मोटिवेशन के लिए, ठीक है? तो पहला स्टेप होता है या पहली नीड हमारी ज़रूरत वही होती है फिज़ियोलॉजिकल नीड, जिसको फिज़ियोलॉजिकल नीड्स में जो आती है फूड, वाटर, रहने के लिए जगह, खाना-पीना या बोलते हैं कपड़े। अब मैं इसको कोरिलेट करता हूँ कि एक भिखारी है, उसकी पहली नीड क्या होगी? इसकी पहली नीड ये होगी कि आज का दिन का मेरा खाने का प्रबंध हो जाए कहीं से, पानी मिल जाए, कपड़े मिल जाए, थोड़ा रहने के लिए जगह मिल जाए, सोने के लिए जगह मिल जाए तो काफ़ी है। तो सबसे पहले किसी भी इंसान में, किसी भी फैमिली की बात करें, तो पहले क्या सोचेगा कि मुझे अपनी जो बेसिक्स नीड्स हैं, जिसको हम बोलेंगे फिज़ियोलॉजिकल नीड्स, उनको पूरा करना है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं सोचेगा, जब एक ऐसा भिखारी है, वो कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे पास मोटरसाइकिल होना चाहिए, मेरे पास कार होनी चाहिए या कहीं में अच्छे कपड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं होगा, सेकंड लेवल पे नहीं जाएगा। पहले आपकी फर्स्ट लेवल की जो पहले लेवल की नीड्स आप उसको पूरा करने की कोशिश करोगे। जब वो नीड्स पूरी हो जाएगी, जब वो चीज़ें आपकी पूरी हो जाएगी, तब आप नेक्स्ट लेवल पे सोचते हो। तो पहली नीड आ गई आपकी ये फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद नेक्स्ट नीड आ गई आपकी सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स जो बोलते हैं, ठीक है? देखो, अब आपके पास खाना-पीना सब कुछ है, तो आप चाहते हैं कि आप ऐसे देश में रहें, जहाँ पे लॉ ऑर्डर मेंटेन रहें, जहाँ आपके अधिकार सुरक्षित हो, जहाँ पे आपके कोई हमला नहीं करे, आपके साथ अगर इनजस्टिस हो तो आपको जस्टिस मिले। तो सेकंड लेवल की नीड, जब आपका खाना-पीना सब कुछ ठीक है, रहने के लिए ठीक है, तो ये सेकंड नीड आ गई आपकी। अब उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अब आपको कुछ और चाहिए, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई तो आप मोटिवेट करोगे कि मैंने कुछ और चाहिए। अब दूसरी नीड आती है आपकी बिलॉन्गिंगनेस और या लव नीड्स बोलते हैं, ठीक है? तो अब आपके पास खाने-पीने के लिए भी सही है, सुरक्षा भी है, सब कुछ सही है। तो आप चाहते हैं कि आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, आपका एक अच्छा रिलेशनशिप हो, एक अच्छा सोसाइटी में रिलेशनशिप हो, तो ये आपकी नेक्स्ट लेवल की नीड होती है। लेकिन ये थर्ड लेवल की नीड वही चाहेगा जिसकी पहली ये 2 नीडें पूरी होगी। कोई इंसान जिसके पास खाने के लिए भी नहीं है, पीने के लिए नहीं है, वो चाहेगा कि उसका कोई दोस्त बने। वो पहला चाहेगा कि मेरी नीड्स पूरी होगी, क्योंकि जिंदा रहूँगा, तभी सेफ्टी होगी, तभी जाके मैं दोस्त बनाने का या किसी रिलेशनशिप की बात करूँगा। ठीक है? फिर नेक्स्ट लेवल की नीड पे चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स, ठीक है? एस्टीम नीड्स मतलब अब आप सोसाइटी में चाहो कि आपकी इज्जत होगी। तो एस्टीम नीड्स 2 भागों में विभाजित है। एस्टीम नीड्स मतलब एक होते हैं रिकॉग्निशन, एक होते हैं अचीवमेंट। तो रिकॉग्निशन मतलब एक नेगेटिव वे की नीड्स होती है, जब हम ऐसा समझते हो कि कोई इंसान आपकी इज्जत करे, आप उस लेवल की इज्जत डिजर्व करते हो, नहीं करते हो, लेकिन चाहते हैं, आप चाहते हो कि वो चीज आपको मिले, ठीक है? इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन नीड। दूसरी होती है अचीवमेंट नीड। अचीवमेंट नीड मतलब आप जब किसी सोसाइटी में कुछ चीज करते हो, एक अच्छा लेखक बन जाते हो, अपने लाइफ में कुछ कर जाते हो, तो लोग जब आपको इज्जत देते हो, आपकी रिकॉग्निशन, आपने अचीव किया, अचीवमेंट नीड आ गई। तो एस्टीम मतलब इज्जत, या सोसाइटी में आपका किस प्रकार से एडमायरेशन हो, आपकी तारीफ हो, ये नेक्स्ट लेवल की नीड आती है। तो कहने का था, फिर कोरिलेट करें, तो जिस इंसान के पास अभी बेसिक नीड ही पूरी नहीं है, क्या वो सोचेगा सोसाइटी में आपकी इज्जत हो? लेकिन उसका अगर पहली नीड, दूसरी नीड पूरी है, उसका तीसरी नीड पूरी है, तो चौथी नीड की वो अपेक्षा करेगा। अब इस लास्ट नीड, ये सबसे ऊपर वाली नीड, जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जब बोलते हैं कि इंसान दुनिया की मोह माया से दूर हो जाता है। जब इंसान ऐसी स्थिति में, ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है, जब वो सोचता है कि मेरा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे साथ है। मुझे एक बेहतर टीचर बनना है, मुझे एक बेहतर इंजीनियर बनना है, मुझे एक बेहतर लीडर लीडर बनना है, मुझे एक बेहतर डॉक्टर बनना है। जब आपका कंपटीशन आप अपने आप से हो जाता है और एक अपनी ज़िंदगी में एक नेक्स्ट लेवल को अचीव करने की कोशिश करते हो, सबसे बेस्ट चीज़ करने की कोशिश करते हो, तो तब ऐसे स्टेज में बोलते हैं हम, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइज़। जैसे आप देखते हैं कि महात्मा गांधी, कहने का था कि वो अपने से प्रेरित थे और अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहते थे। तो ये 5 नीड्स हैं या 5 स्टेजेज़ हैं, इसी हिसाब से इंसान एक लेवल से दूसरे लेवल की ओर जाता है, एक प्रेरणा पाने के बाद दूसरे की ओर प्रेरित होता है, अब्राहम मैस्लो के हिसाब से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने डायग्राम में बताया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है, आपने इनको लिखना है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये सारी नीड्स जो मैंने आपको समझाई, जिनका ब्रीफ मैंने आपको दे दिया कि ठीक है फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती है, शारीरिक जरूरतें क्या होती है, ये सारी चीज मैंने आपको बताया कि खाना पीना रहना क्लॉथ, ठीक है, ये बेसिक्स नीड्स है। इस नीड्स को पूरा करते हो तो नेक्स्ट में हम जाए। उसके बाद सेकंड नीड आ गई थी आपकी सिक्योरिटी नीड। तो सिक्योरिटी में पर्सनल सिक्योरिटी, इमोशनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आप बहुत सारे फाइनेंशियल मीन्स आपने बहुत सारे हेल्थ LIC या बहुत सारी चीजें की होती है। तो ये सारी नीड्स आपकी सेकंड लेवल की। अब बात वही आती है कि जिन के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, क्या सोचेगा कि कब मैं बीमार पड़ूं तो मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मैं कोई पॉलिसी ले लूं। ये तभी होगी सेकंड नीड जब आपकी पहली नीड पूरी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ गई, मैंने जैसे बताया बिलोंगिंगनेस नीड्स, या आपको विश्वास प्यार जरूरत की नीड, आपकी दोस्ती की नीड होगी, वो थर्ड लेवल पे आप पहुंचोगे तो तब होगी। उसके बाद आपकी आ गई एस्टीम नीड्स। तो एस्टीम नीड्स में भी मैंने बताया कि दो प्रकार की नीड्स होती है। एक होती है रिकॉग्निशन, जो आप बिना किसी चीज के, बिना कुछ किए आप चाहते हो कि हमें रिकॉग्निशन मिले। और दूसरी अचीव, जब आप बोलते हैं कि आपने कुछ किया लाइफ में, दूसरे लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करें, आपको रिस्पेक्ट देते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाती है अचीवमेंट नीड। नीड आपकी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आप चाहते हैं आपका कंपटीशन अपने, जब आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में इस नीड को बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ रहे हैं नए थिंकर्स की ओर, जिनका नाम है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। तो ये कुछ खास थिंकर्स जो सबसे मेरे फेवरेट हैं उनमें से एक हैं। तो पहले तो हमने इनका ब्रीफ लाइफ स्केच करेंगे। तो फ्रेडरिक इरविंग हर्ट्ज़बर्ग इनका पूरा नाम है, और इनका जन्म हुआ था 18 अप्रैल 1923 में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 19 जनवरी 2000 में। ठीक है, तो ही वॉज ए अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। तो इनका बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंशियल वर्क था वो था कि बिजनेस मैनेजमेंट को किस प्रकार से किया जाए। उन्होंने सिटी कॉलेज ज्वाइन किया न्यूयॉर्क में, और अपनी स्टडी वहाँ से स्टार्ट की। लेकिन उनकी जो कॉलेज स्टडी वो स्टॉप हो गई, वो रुक गई। इसलिए रुकी क्योंकि उन्होंने US आर्मी ज्वाइन की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दोबारा उन्होंने जब रिटर्न किया वॉर से, तो उन्होंने अपनी जो बैचलर साइंस डिग्री थी उसको कंप्लीट की, और उसके बाद मास्टर ऑफ साइंस भी की। और मास्टर ऑफ साइंस करने के बाद PhD की उन्होंने साइकोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में। तो उन्होंने एज ए रिसर्च डायरेक्टर भी काम किया साइकोलॉजी में, एज ए पिट्सबर्ग में। और उसके बाद प्रोफेसर का काम किया एट कास्टल वेस्टर्न रिसर्च रिजर्व यूनिवर्सिटी, जो कि क्लीवलैंड में थी। और प्रोफेसर के तौर पे उथा यूनिवर्सिटी में भी काम किया, और ये काम तब तक किया जब तक ये रिटायर नहीं हुए वहां से। तो इनका अगर हम काम की बात करें तो इनका ज्यादातर काम था कि किस प्रकार से जॉब एनरिचमेंट किया जाए। ठीक है, किस प्रकार से आप किसी इंसान से ज्यादा काम करवा सकते हो या उसको मोटिवेट कर सकते हो। और दूसरी थ्योरी थी इनकी मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। तो 1968 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल का नाम था वन मोर टाइम, हाउ डू यू मोटिवेट एम्प्लॉयज। मतलब आप एक बार ही फिर से कैसे, एक बार तो आप मोटिवेट कर देते हो किसी इंसान को कि मैं आपको पैसे दूंगा तो आप ज्यादा काम करो, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैसे उसको मोटिवेट करोगे। ये एक आर्टिकल उन्होंने लिखा था, जो आर्टिकल 1.2 मिलियन रिप्रिंट हुआ, मतलब इतनी बारी वो रिप्रिंट हुआ और बिका। और ये सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड या सबसे ज्यादा डिमांड वाला आर्टिकल था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के हिसाब से। तो इनकी कुछ पब्लिकेशन जो है मैंने यहाँ पे लिखी है। पहला है द मोटिवेशन एट वर्क, उसके बाद वर्क नेचर ऑफ मैन, उसके बाद है द मैनेजर चॉइस। तो ये इनकी पब्लिकेशन है। अब हम बात करते हैं इनकी टू फैक्टर, और जिसको या बोल सकते हैं कि मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी के बारे में। तो फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग जो थे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस प्रभावित थे अब्राहम मास्लो, जिसको हमने अभी पढ़ा, या डुगल मैग्रीगर भी हो गया। उसके बाद क्रिस आर्ग्रीस भी थे। तो ये दो तीन ऑथर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि इन्होंने अभी सभी लोगों ने साइकोलॉजी पे ही काम किया। और इनकी सबसे जो इन्फ्लुएंशियल थ्योरी थी वो थी टू फैक्टर थ्योरी, या बोलते हैं मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। और ये तब बाहर आई, ये कब बाहर आई, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जिसमें लगभग 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर थे, और इन सभी 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर्स में उन्होंने दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा कि एट व्हाट टाइम, या किस मोमेंट पे आप फील करते हो अपने जॉब में कि सबसे ज्यादा सेटिस्फाई है, सबसे ज्यादा आपको आनंद आया काम करने में। और ऐसा कौन सा समय आता जब आप अपनी जॉब में फील करते हो डिससेटिस्फाई। मतलब दो प्रकार के
मोमेंट है जहाँ पे आप फुली सेटिस्फाई फील करते हो और फुली डिससेटिस्फाई फील करते हो कि अभी मुझे इस समय में कोई मजा नहीं आया। तो अपने इस दोनों क्वेश्चन में, इस पूरे रिसर्च में उन्होंने जो एक थ्योरी दी, और उस थ्योरी के अंतर्गत एक पुरानी थ्योरी थी जिसका नाम था हाइजीन फैक्टर मोटिवेशन, जो मैंने यहाँ पे बताया यहाँ पे मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी। ठीक है, हाइजीन फैक्टर या मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी बोलते, इस थ्योरी को उन्होंने फेल कर दिया। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये पहली वाली थ्योरी थी क्या, क्या बोलती थी ये थ्योरी? ये थ्योरी बोलती थी कि आप किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ तत्व हैं जिसके आधार पे आप एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहते हो या कर सकते हो। और वो फैक्टर कौन कौन से? वो बोलते क्या किसी भी एम्प्लॉय की आप सैलरी हाइक कर दो, उसको अलाउंसेस दे दो, उसको इंक्रीमेंट लगा दो, उसकी जो वर्क कंडीशन है इंप्रूव कर दो। पहले सिर्फ कुर्सी थी, आप टेबल दे दो, एक अच्छा टेबल दे दो, उसमें एसी लगा दो, उसकी कंडीशन इंप्रूव कर दो। तो अगर ये सारी चीज आप करते रहोगे, उसकी कंडीशन को, सारी चीज को बेहतर करते रहोगे, तो इंसान मोटिवेट होता रहेगा। जिस थ्योरी को नाम दिया था उन्होंने मोटिवेशन हाइजीन। हाइजीन मतलब आपके स्वास्थ्य से संबंधित। तो अगर आप इन चीजों को बढ़ाते रहते हो तो इंसान मोटिवेट होता रहेगा। लेकिन जब इन्होंने अपने ये 200 लोगों पर यहाँ पे रिसर्च किया, और इस रिसर्च में ये पाया गया कि ये मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर थ्योरी के जो फैक्टर हैं, ये सारे फ्लॉप हो जाते हैं, ये सारे रुक जाते हैं। सिर्फ केवल इन्हीं के एक हद तक ये काम करते हैं, लेकिन एक हद के बाद ये सारी चीजें रुक जाती हैं। तो आगे उन्होंने जो रिजेक्ट किया, और रिजेक्ट करने के बाद, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी को रिजेक्ट करने के बाद उन्होंने एक अलग से थ्योरी दी, जिस थ्योरी का नाम है टू फैक्टर थ्योरी। तो टू फैक्टर थ्योरी जो हर्जबर्ग ने दी, मतलब दो फैक्टर। अब उन्होंने जो पहला फैक्टर था मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर वाला, जिन्होंने बताया था कि पैसे से, अलाउंसेस, इंक्रीमेंट से, वर्क कंडीशंस आप किसी को भी मोटिवेट कर सकते हो, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं, कुछ टाइम तक आप, जब पहला एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो तब तो वो सोचता है कि ठीक है, वर्क कंडीशन ठीक हो, इंक्रीमेंट लगती रहे, पैसा आता रहे, तो वो मोटिवेट होता रहेगा। लेकिन कुछ समय के बाद वो डिसमोटिवेशन वहां पे स्टार्ट हो जाती है, तो वो दोबारा आप उसको मोटिवेट नहीं कर पाओगे। कुछ और फैक्टर हैं जो उसको लगातार मोटिवेट करते रहेंगे। तो उस दूसरी थ्योरी को उन्होंने नाम दिया टू फैक्टर थ्योरी। तो किसी जॉब में किस प्रकार से डिससेटिस्फेक्शन लाएगा टोटली, और किस प्रकार से कौन कौन से फैक्टर है जो उसको टोटली सेटिस्फायर या सेटिस्फाइड लाएगा, तो उनको नाम दिया उन्होंने सेटिस्फायर। तो दो प्रकार के हाइजीन फैक्टर थ्योरी में को उन्होंने नाम दिया डिससेटिस्फायर, जिन्होंने ये बताया कि कुछ टाइम के बाद, कुछ फैक्टर के बाद जो इंसान है वो डिससेटिस्फाई होने शुरू हो जाते हैं, असंतुष्टि उनको मिलनी शुरू हो जाती है। और जो टू फैक्टर थ्योरी है या मोटिवेशनल फैक्टर थ्योरी है, वहां पे इंसान हमेशा सेटिस्फाइड रहता है और ऑलवेज मोटिवेट होता रहता है। तो टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। हाइजीन फैक्टर थ्योरी में क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पहले इस थ्योरी में कि जो इंसान इसमें काम करेगा, स्टार्टिंग में सोचेगा कि कंपनी का पॉलिसी कैसी है, रूल रेगुलेशन कैसे हैं, अगर ठीक है, नॉर्मल है, तो मैं काम करूंगा और उसको लेके बड़ा अच्छा है। उसके बाद सुपरविजन कैसा है, ज्यादा सख्त नहीं है, आरामदायक है, तो ठीक है, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं है, तो ठीक है, सैलरी ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन वहाँ पे आपके संबंध जो वहाँ पे लोगों के साथ ठीक है, वर्क की कंडीशन ठीक है, तो ये सारे हाइजीन है। और ये बोलते कि ये इसमें इनको नाम दिया डिससेटिस्फायर, क्योंकि ये कुछ समय तक रहते हैं। तो कुछ समय के बाद जो इंसान ये सारी चीजें मिल जाती है, तो उसके लिए ये महत्व नहीं रखती है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट लेवल जो हमेशा इंसान मोटिवेट हो, वो होता है कि एक इंसान जो कौन सा जो हमेशा मोटिवेट रहता है, वो हमेशा ये सोचेगा कि एक अचीवमेंट करने के बाद नेक्स्ट क्या है। वो हमेशा अपना एक पद प्राप्त करने के बाद, एक इंक्रीमेंट लगने के बाद, या एक चीज को हासिल करने के बाद नेक्स्ट की ओर बढ़ता रहेगा, जिसको बोलते हैं अचीवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वो चाहता है कि रिकॉग्निशन, ठीक है, उसको पहचान मिले, उसको इज्जत मिले, वो ऐसा काम करे, वैसी चीज अचीव करे जिसमें लोग उसे जाने। उसके बाद नेक्स्ट लेवल फैक्टर इसमें होता है कि वर्क इटसेल्फ, मतलब अगर वो कोई काम कर रहा है, उसको अच्छा मिल रहा है, उससे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेकिन वो वर्क उसके लिए अच्छा है, उसके हिसाब से अच्छा है, तो हमेशा उस काम को करता रहेगा और मोटिवेट होता रहेगा। और दूसरा कंडीशन फैक्टर होता है कि इस प्रकार के लोग जो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, जिम्मेदारी को समझते हैं, वो जब किसी अचीवमेंट की बात करते हैं, रिकॉग्निशन की बात करते हैं, किसी वर्क को अपना समझ के काम करते हैं, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ काम करते रहेंगे। नेक्स्ट है एडवांसमेंट। तो इस प्रकार के लोग ये क्या चाहते हैं कि हमें अचीवमेंट होती रहे, रिकॉग्निशन रहती, मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझता रहूंगा, हमेशा आगे बढ़ता रहूं। लेकिन दूसरे इस फैक्टर में क्या होता है, लोग सिर्फ जो चंद चीजें हैं कि सैलरी, सुपरविजन हो, इंटरपर्सनल रिलेशन ठीक होती, इसी पे सहमत रहते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाती है। और इस थ्योरी का नाम इन्होंने
डिससैटिस्फाइड भी दिया। और ये जो दूसरी थ्योरी उन्होंने बोला कि हमेशा निरंतर आगे बढ़ती रहेगी, इंसान हमेशा मोटिवेट होता रहेगा, जिसका नाम दिया है मोटिवेशन फैक्टर थ्योरी, सैटिस्फायर भी बोल सकते हैं या टू फैक्टर थ्योरी भी बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, जिसका नाम है जॉब एनरिचमेंट। तो जॉब एनरिचमेंट या जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है? तो जॉब सेटिस्फेक्शन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा तरीका है कि किस प्रकार से आप एक इंडिविजुअल से, एक वर्कर से ज्यादा काम करवा सकते हो उसको मोटिवेट करके। ठीक है, तो किस प्रकार से एक कैसे ऐसे सोर्स हैं, क्या क्या मोटिवेशन सोर्स है जिससे आप उसको मोटिवेट करके, ट्रू सोर्स है जिससे आप ये करवा सको कि उसकी जॉब सेटिस्फेक्शन आप पा सको, आप देख सको कि किस तरीके से, किस चीज से ज्यादा सेटिस्फाई हो रहा है, अपने काम में ज्यादा आनंद ले रहा है। ठीक है, तो इस पूरी थ्योरी को, इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। अब जॉब एनरिचमेंट करनी कैसी है? तो पहली बात तो ये आती है कि जॉब एनरिचमेंट जो कॉन्सेप्ट है, ये पब्लिक डोमेन में कब आया? ये आया 1960s के टाइम में आया। तो जब ये बात पे ज़्यादा एक टॉपिक उसमें स्टडीज़ में आया था या ज़्यादा पॉपुलैरिटी में आया था कि प्रोडक्शन को आपको कैसे बढ़ाना है, प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है। 1960 में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो सभी लोगों ने ये देखा कि ठीक है, आप किस इंसान को कैसे मोटिवेट करो, हाइजीन फैक्टर से करोगे या टू फैक्टर थ्योरी से करोगे। तो ये उस टाइम की बात है। पहला रीजन तो ये था कि आपने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। दूसरा रीजन ये था कि आपने जो कर्मचारी है उनकी जो जॉब में डिससैटिस्फैक्शन है ना, उसको दूर करना और सेटिस्फैक्शन को बढ़ाना है। आपको उसको मोटिवेट करके उसको इस प्रकार से रखना कि अपने जॉब से सेटिस्फाई हो। तो इन दोनों चीजों को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया था, जिसका नाम है जॉब एनरिचमेंट। ठीक है, तो जॉब एनरिचमेंट करने के लिए फ्रेडरिक हर्सबर्ग ने क्या किया? फोकस किया अपनी टू फैक्टर थ्योरी पे। और टू फैक्टर थ्योरी पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया, हाइजीन फैक्टर थ्योरी को छोड़ के, जो डिससैटिस्फैक्शन लाती थी। तो जॉब एनरिचमेंट थ्योरी में इन्होंने क्या पाया कि कुछ ऐसे आंतरिक इंटरनिस्टिक फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो हमें एक सेटिस्फैक्शन की ओर ले जाते हैं, जो हमेशा निरंतर हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं। ठीक है, अब वो इंटरनिस्टिक फैक्टर कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जिनसे हमें जॉब एनरिचमेंट या किसी इंसान से आप ज्यादा काम करवा सकते हैं या किसी इंसान से को उसके जॉब में सेटिस्फाई करवा सकते हैं। पहला फैक्टर आपने देखना है जॉब एनरिचमेंट करने के लिए कि कोई इंसान ज्यादा काम क्यों करे, अपने जॉब में सेटिस्फाई कैसे रहे। पहले आपने देखना है कि जो काम आपने उसको दिया है, वो उसके लिए उसके करने लायक हो, चैलेंजिंग हो। कहने का था कि अब किसी आपने की है इंजीनियरिंग और काम आपको दिया है पॉलिटेक्निक वाला। ठीक है, या तो आप हैं प्रोफेसर लेवल के और काम आपको दिया जो प्राइमरी टीचर वाला। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उस काम को, चैलेंज को नहीं ले पाते हो, तो आप उसमें आपका मन नहीं लगता है, तो सब डिससेटिस्फाई रहोगे। तो जो मैनेजर है, जो बॉस है, उसको आपको देखना कि ये काम इसके लिए चैलेंजिंग है कि नहीं है, इसके कैपेसिटी के हिसाब से है कि नहीं है, पहली बात। दूसरी बात आपने देखनी कि एम्प्लॉय who shows increasing level of ability should be given increasing level of responsibility। इसका मतलब ये है कि जब जो इंसान चाहता है कि मुझे आगे बढ़ना है, अचीवमेंट करना है, तो उसको उसके लेवल का काम देना पड़ेगा, तभी वो आगे काम करेगा। और अब कोई इंसान परफॉर्मेंस दिखा रहा है, एक लेवल उसने अच्छा काम किया, उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल दो, उसकी एबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए उसको नेक्स्ट लेवल का काम दो, नेक्स्ट चैलेंज लेवल का काम कर दो, ताकि वो उसको काम करेगा, वो आगे बढ़ता रहेगा। तो हमेशा पहले लेवल को अचीव करने के बाद दूसरा लेवल उसको मिलना चाहिए, तभी वो मोटिवेट होता रहेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, ये आपने देखना है कि आप जॉब एनरिचमेंट में, कि आप किसी इंसान को जॉब कैन नॉट, इफ द जॉब कैन नॉट बी यूज द फुल एबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। अगर कई बार आपको ऐसा दिखता है कि कोई इंसान जो आपने काम में रखा है, वो अपना जो 100% एबिलिटी को यूज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जब आप उसको मोटिवेट नहीं कर रहे हो, इन दोनों प्रोसेस, इन दोनों पॉइंट से जब आप उसको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, तब आपने देखना है कि जब ये मोटिवेट नहीं हो रहा, आपने उसके जॉब को ऑटोमेट करना है। ऑटोमेटिंग का मतलब फेरबदल करना है। जिसके पास छोटी टास्क थी, उसको बड़ी दे दो, और जिसके पास बड़ी थी उसको नीचे वाले में ले आओ। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि शायद आपने जिसको टास्क टास्क दे दिया, कोई काम दे दिया, वो बड़ा उसका लेवल का था ही नहीं, उसके लेवल से ऊपर था, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका मन नहीं लग पा रहा था। तो आपने इसको ऑटोमेट किया, चेंज किया, ठीक है, या रिशफल किया, ऊपर वाले को नीचे ले आया। जब नीचे आया काम, तो अगर उसको उस लेवल का काम था, उसका कैपेसिटी के हिसाब वाला काम था, उसको काम करने लग पड़ेगा, उसको समझने लग पड़ेगा और उसमें अपना मन लगाएगा। तब आप समझ जाओगे कि हाँ, प्रॉब्लम कहाँ थी। अब एक जो आपने इंसान जिसकी कैपेसिटी ज्यादा थी, वो जो जिसको आपने नीचे रखा था, उसने अपने दूसरे लेवल पे ले गए, उसके नेक्स्ट लेवल पे, वहां पे आपने उसको काम पे लगाया और आपने देखा कि हाँ, ये काम उसके चैलेंज के हिसाब से, उसके एबिलिटी के हिसाब से, अब इसका मन यहाँ पे ज्यादा लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपने देख लिया कि हाँ, प्रॉब्लम कहाँ पे थी। तो कहने का अर्थ है कि जॉब एनरिचमेंट में आपने विभिन्न तरीके से, विभिन्न एंगल से
जो आपका वर्कर है उसमें किस प्रकार से उसको मोटिवेट कर सको, किस प्रकार से वो अपने काम में ज़्यादा मन लगाए या सैटिस्फाई हो जाए, उसको आपने फाइंड आउट करना है और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जॉब एनरिचमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ पूरा यूनिट समाप्त हो चुका है। बल्कि बोले तो पूरा पेपर खत्म हो चुका है, चारों के चारों यूनिट हमने अपलोड कर लिए हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, ई टीचर को, और प्रेस भी करना है बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके अलावा भी अगर कोई और टॉपिक आपको लगता है कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आया या जिस पे वीडियो बनना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मैं उस पर ज़रूर काम करने का प्रयास करता हूँ। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट पेपर पे, उसके नेक्स्ट यूनिट पे।